फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के जैक से, जो कि एक लकड़ी के खिलौने से बात कर रहा था। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं और प्यार से पूछते हैं, जैक अभी तक सोए नहीं? डरा हुआ जैक धीरे से जवाब देता है, राक्षसों ने मुझे जगा दिया। उसके पिता मुस्कुराते तो हैं, लेकिन फिर उसके पास बैठकर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आगे चलकर सच साबित होने वाली होती है। वो बताते हैं कि बहुत साल पहले बादलों के ऊपर राक्षसों का एक विशाल साम्राज्य था। वहां रहने वाले दैत्य इंसानों को शिकार की तरह पकड़कर खा जाते थे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरा मानव साम्राज्य खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन तभी एक बहादुर राजा को एक जादुई मुकुट मिला, ऐसा मुकुट जिससे वह हर राक्षस को अपनी आज्ञा मानने पर मजबूर कर सकता था। राजा ने उसी मुकुट की मदद से सारे राक्षसों को बादलों के ऊपर हमेशा के लिए कैद कर दिया और इंसानों की दुनिया सुरक्षित हो गई। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले जैक के पिता एक बात कहते हैं, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ कुछ समय के लिए रोका जाता है। समय बीतता है और कहानी सीधे 10 साल आगे पहुंच जाती है। अब जैक बड़ा हो चुका है। जैक के अंकल जैक को घोड़ा बेचने के लिए बाजार भेजते हैं। वो घोड़ा जैक को सौंपते हुए सिर्फ एक बात कहते हैं, सीधे बाजार जाना, घोड़ा बेचना और किसी की बातों में बिल्कुल मत आना। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर घूम रही होती है। लेकिन असलियत में वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि इसी राज्य की राजकुमारी इसाबेल होती है। महल की बंद जिंदगी से तंग आकर वह चोरी छिपे बाहर निकल आई थी। उसे शाही जिंदगी से ज्यादा आम लोगों के बीच रहना पसंद था। लेकिन उसकी यही आजादी मुसीबत बन जाती है। कुछ बदमाश उसे अकेला देखकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। आसपास दर्जनों लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। उसी समय जैक ये सब देख लेता है। उसे पता है कि सामने वाले उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। फिर भी वह बिना सोचे उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल एक बदमाश इतना जोरदार मुक्का मारता है कि जैक सीधा जमीन पर जा गिरता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और दोबारा उठ खड़ा होता है। तभी अचानक घोड़ों की तेज आवाज सुनाई देती है। राज्य का सेनापति अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका होता है। बदमाश डरकर भाग जाते हैं और राजकुमारी को सुरक्षित महल वापस ले जाया जाता है। जैक वहीं खड़ा रह जाता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिसकी उसने जान बचाई वो पूरे राज्य की राजकुमारी थी। वह अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी काम अभी बाकी था। कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े पादरी से होती है। पादरी घोड़े को देखकर कहता है कि उसे यही घोड़ा चाहिए। जैक खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसके अंकल की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है, तब पादरी अपनी जेब से सिक्के नहीं, बल्कि एक छोटी सी थैली निकालता है। उस थैली में कुछ पुराने, साधारण से दिखने वाले बीज रखे होते हैं। जैक हैरानी से पूछता है, ये पैसे कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और धीमी आवाज में कहता है, ये साधारण बीज नहीं हैं, ये प्राचीन युग की सबसे कीमती धरोहर हैं। इनकी ताकत पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन इन्हें कभी खोना मत, और सबसे जरूरी, इन्हें कभी भी पानी के संपर्क में मत आने देना। उसकी आखिरी बात सुनकर एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। जैक समझ नहीं पाता कि सामने वाला पागल है या सच बोल रहा है, लेकिन उसकी मासूमियत उस पर भरोसा कर लेती है। वह अपना घोड़ा दे देता है और बदले में उन रहस्यमयी बीजों को लेकर घर लौट आता है। उधर घर पर उसके अंकल जैसे ही ये देखते हैं कि घोड़े के बदले पैसे नहीं, बल्कि कुछ बीज मिले हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन जैक के अंकल जैक को डांटते हैं और बीज को बिखेर देते हैं, जिस वजह से एक बीज घर के फर्श के नीचे जा गिरता है, जिसको जैक नहीं देख पाता, और वो बाकी के बीज को इकट्ठा करने लगता है और उसके अंकल वहां से चले जाते हैं। उधर महल में राजा अपनी बेटी इसाबेल की शादी की तैयारी कर रहा होता है। उसके लिए एक शक्तिशाली राजकुमार चुना जा चुका था।
लेकिन इसाबेल किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसे वह जानती तक नहीं। राजा की बात सुनते ही वह गुस्से में महल छोड़कर अकेले ही निकल जाती है। उसे लगता है कि थोड़ी देर बाहर रहने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोच चुकी होती है। कुछ ही देर में मौसम अचानक बदल जाता है। घने जंगलों के बीच इसाबेल रास्ता भटक जाती है। उसे दूर एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वह तुरंत उसकी तरफ भागती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है जैक। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैक तुरंत उसे अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि बाहर का तूफान लगातार भयानक होता जा रहा था। दोनों आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि बचपन में दोनों ने एक जैसी कहानी सुनी थी, बादलों के ऊपर रहने वाले राक्षसों की कहानी। दोनों हंसते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक पुरानी लोक कथा है, लेकिन उसी समय पहले जमीन हल्के हल्के कांपती है। जैक सोचता है कि शायद बिजली गिरी होगी, लेकिन अगले ही पल पूरा घर जोर से हिलने लगता है। घर के बिल्कुल बीचों बीच से एक मोटी हरी बेल बिजली की रफ्तार से ऊपर की तरफ निकलती है। कुछ ही सेकंड में वह बेल एक विशाल पेड़ का रूप ले लेती है। वह छत को चीर देती है। इसाबेल उस टूटते हुए घर के साथ सीधे आसमान की तरफ चली जाती है और जैक सैकड़ों फीट नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने पूरा राज्य खड़ा होता है। राजा की नजर सीधे अपनी बेटी के कंगन पर पड़ती है जो जैक के हाथ में होता है। उस पल राजा के मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, मेरी बेटी कहाँ है? जैक आसमान की तरफ इशारे करता है, जिसके बाद महाराज ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति और कुछ सैनिकों को जैक के साथ उस पेड़ के सहारे आसमान की दुनिया में राजकुमारी को खोजने का आदेश दे दिया। आसमान की ओर बढ़ते उस विशालकाय पेड़ की चोटियों पर पहुंचकर जैक और सेनापति की टोली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बादलों के ऊपर एक पूरी नई दुनिया बसी हुई थी जो डरावनी और रहस्यमयी थी। पेड़ की उन शाखाओं के सहारे आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा के पास राजकुमारी के पैरों के निशान मिले, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि राजकुमारी यहीं कहीं आसपास है। इसके बाद सभी लोग राजकुमारी की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। उन्हें देखकर सेनापति मुस्कुराते हुए कहता है, किसी को भूख लगी है। इसके बाद जैक और एक सैनिक शिकार करने के लिए धीरे धीरे उन भेड़ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों एक भेड़ के करीब पहुंचते हैं, अचानक उनके पैरों के नीचे बिछा विशाल जाल एक्टिव हो जाता है और दोनों हवा में लटक जाते हैं। उन्हें इस तरह फंसा देखकर सेनापति तुरंत अपनी तलवार निकालता है और जाल को काटकर उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। खतरे को भांपते ही सभी सैनिक तुरंत चट्टानों और पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी जंगल के अंदर से एक विशालकाय राक्षस बाहर निकलता है। उसका आकार इतना बड़ा होता है कि इंसान उसके सामने चींटी जैसे लगते हैं। वह बिना कोई मौका दिए सेनापति और एक सैनिक को अपने हाथों में उठाता है और उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। जैक ये सब छिपकर देख रहा होता है। वह जानता था कि अगर उसने अभी उनका पीछा नहीं किया तो शायद उसके साथी कभी वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना वह चुपचाप उस राक्षस के पीछे निकल पड़ता है। काफी दूर तक उसका पीछा करने के बाद जैक एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने था राक्षसों का असली ठिकाना, जहां दर्जनों खूंखार दैत्य इंसानों को अपना शिकार बनाने का इंतजार कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें राक्षसों के ताकतवर लीडर को दिखाया जाता है, जो कि उस सैनिक को बेरहमी से खा चुका होता है जिसे विशाल राक्षस पकड़कर लाया था। अब उसकी नजर सेनापति पर होती है। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और गरजते हुए कहता है, बताओ तुम हमारी दुनिया तक पहुँचे कैसे? लेकिन सेनापति कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन राक्षसों को इंसानों की दुनिया का रास्ता मिल गया तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा।
तभी अचानक वहां राजकुमारी इसाबेल का होने वाला मंगेतर रोड्रिक आता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके सिर पर एक रहस्यमयी जादुई ताज था। जैसे ही राक्षसों की नजर उस ताज पर पड़ती है, उनका पूरा व्यवहार बदल जाता है। कुछ ही पल पहले जो खूंखार दैत्य इंसानों को मारने के लिए तैयार थे, वही अब रोड्रिक के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल यह कोई साधारण ताज नहीं था, यही वही प्राचीन जादुई मुकुट था जिसकी मदद से सदियों पहले एक राजा ने सभी राक्षसों को अपने वश में कर लिया था। यानी अब उस मुकुट का नया मालिक रोड्रिक था और उसके एक इशारे पर पूरी राक्षस सेना कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन रोड्रिक का मकसद राजकुमारी को बचाना नहीं था। उसकी असली चाहत इस शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी इंसानी दुनिया पर अपना राज कायम करना था। अब रोड्रिक के सिर पर जादुई मुकुट आ चुका था, इसलिए देखते ही देखते वह राक्षसों का नया सरदार बन जाता है। उसके एक इशारे पर पूरी राक्षस सेना उसके सामने झुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें विशाल रसोई दिखाया जाता है, जहां एक विशालकाय बावर्ची राजकुमारी इसाबेल और सेनापति को जिंदा पकाकर खाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी रसोई में जैक भी छिपा हुआ है। जैक सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही बावर्ची उसकी तरफ से बेखबर होकर मुड़ता है, जैक तुरंत पास पड़ा एक तेज धार वाला खंजर उठाता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर देता है। अचानक हुए इस हमले से विशाल बावर्ची वहीं ढेर हो जाता है और तीनों बिना समय गवाए वहां से भाग निकलते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस विशाल पेड़ तक पहुंचना, जिसके रास्ते वे वापस अपनी दुनिया में लौट सकते थे। लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल राक्षस गहरी नींद में सोता हुआ दिखाई देता है, जो पूरी पगडंडी रोककर पड़ा था। उसे जगाना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। तभी जैक और सेनापति एक चाल चलते हैं। वे धीरे से उसके सिर का लोहे का हेलमेट खोलते हैं और उसके अंदर मधुमक्खियों का पूरा छत्ता डालकर दोबारा हेलमेट बंद कर देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद हजारों मधुमक्खियां उसे डंक मारना शुरू कर देती हैं। दर्द से पागल हुआ राक्षस अपना संतुलन खो देता है और सीधा ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। अब उनके सामने वापस इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। जैसे ही वे उस विशाल पेड़ के पास पहुंचते हैं, सेनापति अचानक रुक जाता है और जैक से कहता है, तुम राजकुमारी को लेकर नीचे जा, मैं कुछ देर में आता हूँ। जैक पहले हिचकिचाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली लड़ाई पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली है। जैक राजकुमारी को लेकर उस विशाल पेड़ से नीचे उतरने लगता है, जबकि दूसरी तरफ सेनापति अकेले ही रोड्रिक और उसके राक्षसों का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। इसी बीच रोड्रिक भी अपनी पूरी राक्षस सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। अब उसके सिर पर जादुई मुकुट था, इसलिए हर राक्षस उसके एक इशारे का गुलाम बन चुके थे। बिना एक पल गवाए सेनापति उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार सेनापति रोड्रिक को मार गिराता है। लेकिन जैसे ही रोड्रिक मरता है, उसके सिर से जादुई मुकुट लेने के लिए सेनापति आगे बढ़ता है। तभी वहां मौजूद दो सिर वाला सबसे ताकतवर राक्षस रोड्रिक को उठाकर उसके सिर से उस जादुई मुकुट निकालकर अपने उंगलियों में पहन लेता है। अगले ही पल वह सभी राक्षसों का नया सरदार बन जाता है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि इस बार राक्षसों का नेता कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक विशाल दैत्य था। दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में राजा अपने सैनिकों को उस विशाल पेड़ को काटने का आदेश देता है। जैसे ही पेड़ गिरना शुरू होता है, सेनापति आखिरी छलांग लगाकर किसी तरह नीचे पहुंच जाता है। सबको लगता है कि अब खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन तभी दो सिर वाला राक्षस को जमीन पर पड़े एक पोटली दिखाई देता है, जिसके अंदर जादुई बीज होते हैं, जिनको उठाता है और उसे पानी में फेंक देता है। अगले ही पल एक और विशाल पेड़ धरती को चीरते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। इस नए रास्ते से राक्षसों की पूरी सेना इंसानों की दुनिया में उतरना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में पूरे राज्य में अफरा-तफरी मच जाती है। चारों तरफ चीख पुकार, तबाही और मौत का मंजर फैल जाता
जाता है। अब यह सिर्फ राजकुमारी को बचाने की लड़ाई नहीं रही थी, बल्कि पूरी इंसानी दुनिया को बचाने की आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। राक्षसों के हमले से पूरा राज्य युद्ध का मैदान बन चुका था। सैनिक पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन विशाल राक्षसों के सामने उनकी ताकत कम पड़ने लगी। इसी अफरा तफरी के बीच 2 सिर वाला राक्षस महल के अंदर घुस जाता है और राजकुमारी इसाबेल को अपने कब्जे में ले लेता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे भी पकड़ लेता है। अब दोनों उसकी मुट्ठी में कैद थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी जैक को अपने गले में लटका हुआ लॉकेट याद आता है। वह तुरंत उसे खोलता है, जिसके अंदर आखिरी जादुई बीज छिपा होता है। जैसे ही राक्षस अपना विशाल मुंह खोलता है, जैक मौका देखकर वह बीज सीधे उसके गले के अंदर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड बाद बीज अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। राक्षस के शरीर के अंदर एक विशाल बेल उगने लगती है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कई टुकड़ों में बट जाता है। इसी के साथ 2 सिर वाला राक्षस मारा जाता है। जैक तुरंत वह गिरा हुआ मुकुट उठाता है और अपने सिर पर पहन लेता है। अगले ही पल पूरा नजारा बदल जाता है। जो राक्षस कुछ देर पहले इंसानों पर हमला कर रहे थे, वही अब जैक के सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं, क्योंकि अब जादुई मुकुट का नया मालिक जैक बन चुका था। लेकिन जैक इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वह सभी राक्षसों को आदेश देता है कि वे तुरंत अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं। राक्षस बिना किसी विरोध के वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। आखिरकार जैक न सिर्फ राजकुमारी को बचा लेता है, बल्कि पूरी इंसानी दुनिया को भी एक भयानक तबाही से बचा लेता है। और इसी के साथ जैक द जायंट स्लेयर की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा हीरो वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वह होता है जो सही समय पर सही फैसला लेने की हिम्मत रखता है। क्योंकि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि साहस और निस्वार्थता ही दुनिया को बचाने की असली ताकत होती है।